नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। न्यूक्लियर फिजन के क्षेत्र में तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट न्यूक्लियर फिजन में तो भारत ने पूरे देश भर में 24 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑलरेडी एस्टैब्लिश भी कर लिया है। लेकिन अब दोस्तों बारी आई है न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसमें भारत के द्वारा हमारा जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, दोस्तों यहाँ पर हमने हमारा जो टोकामैक रिएक्टर है उसको फाइनली तैयार कर लिया है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई जा रही है कि उसमें जो हमने टेम्परेचर अचीव किया है दैट इज 20 टाइम्स हॉटर दैन दी सन की जो कोर में हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। एंड ये वाली जो डेवलपमेंट है ये सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बन जाता है इंडिया की न्यूक्लियर फ्यूजन की जर्नी में। एंड नंबर 2, ये वाला जो टेम्परेचर हमने यहाँ पे अचीव किया है दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी यहाँ पर कंट्रीज जो कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के ऊपर काम कर रहे थे, किसी ने भी इतने ज़्यादा टेम्परेचर को अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में यहाँ पर अचीव नहीं किया है। तो ये भारत के द्वारा जो टेम्परेचर अचीव किया है दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि पूरी दुनिया में इंडिया के द्वारा यहाँ पर अचीव किया गया है। एंड नंबर 3 दोस्तों, इस अचीवमेंट के साथ इंडिया एक एलीट लिस्ट में भी एंट्री कर जाता है। बिकॉज अगर मैं करंटली बात करूं तो दुनिया में केवल कुछ मुट्ठी भर देश ही हैं जो कि आर्टिफिशियल सन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक है यूके जो कि अपने जेईटी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को तैयार कर चुका है। उसके बाद साउथ कोरिया है जिसने अपने आर्टिफिशियल सन को तैयार किया है जिसका नाम के स्टार है। उसके बाद ऑब्वियसली चाइना है जिसने दोस्तों अपने आर्टिफिशियल सन को तैयार किया है जिसका नाम EAST है। एंड उसके बाद हमें USA एंड रशिया देखने को मिलते हैं जो कि अपने अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को तैयार कर चुके हैं। लेकिन अब इंडिया भी इस लिस्ट में एंटर कर चुका है। एंड साथ में हमने जो यहाँ पे टेम्परेचर अचीव किया है वो भी दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जो कि हमने इस आर्टिफिशियल सन के माध्यम से अचीव किया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार हमें क्या देखने को मिला है, समझेंगे क्या डिफरेंस होता है फिजन और फ्यूजन के बीच में। एंड ऑल्सो जानेंगे कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के इंडिया को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के रिसोर्सेज आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, करंट अफेयर पीडीएफ्स हों, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हो, एनसीईआरटी नोट समरीज हों, आपको कुछ नहीं करना, केवल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके दोस्तों क्लिक कीजिए एंड आपको ये सभी चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग इस नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको यहाँ पे हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो बिफोर वी टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिला है, मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि न्यूक्लियर के क्षेत्र में एनर्जी जनरेट करने के कुल मिला के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फिजन का, दूसरा तरीका होता है फ्यूजन का। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो फिजन में क्या होता है, एक बड़े एटम को आप 2 छोटे छोटे एटम्स में जनरेट करते हैं जिसके माध्यम से आप यहां पर एनर्जी को जनरेट करते हैं। लेकिन फ्यूजन में आप 2 छोटे छोटे एटम्स को आपस में फ्यूज करते हैं और एक बड़ा एटम क्रिएट करते हैं के माध्यम से आप यहां पे एनर्जी जनरेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ये जो फिजन का प्रोसेस है ये हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, लेकिन जो ये फ्यूजन का प्रोसेस है ये दोस्तों हमें देखने को मिलता है इनसाइड आवर सन। फ्यूजन के प्रोसेस से सन पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में यहाँ पे एनर्जी को जनरेट करता है। नाउ अगर मैं फिजन की बात करूं तो वहां पर तो दोस्तों भारत ने बहुत सारी अचीवमेंट्स ऑलरेडी हासिल कर ली हैं, लेकिन अब बारी आई है न्यूक्लियर फ्यूजन की। बिकॉज वहां पर भी दोस्तों इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। बिकॉज हमारा जो SST-1 टोकामैक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है वहां पर दोस्तों हमने
प्लाज्मा टेम्परेचर जो अचीव किया है बताया गया है कि दैट इज 20 टाइम्स हॉटर दैन दी कोर ऑफ दी सन। सबसे पहले ये वाला जो SST-1 टोकामैक है, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक 1, और ये वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर हमने इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव किया है। नाउ ये टोकामैक क्या होता है, तो देखिए जो भी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं वो इस तरह की शेप में आपको देखने को मिलते हैं। ये डोनट टाइप शेप होती है जिसके अंदर आप बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स के माध्यम से प्लाज्मा को कंटेन करते हैं और उसके माध्यम से आप यहाँ पर एक्सेसिव हीट को जनरेट करने का प्रयास करते हैं सो दैट आप इतने हाई लेवल के टेम्परेचर्स को यहां पर अचीव कर सकें। नाउ अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो बताया गया है कि इंडिया का ये वाला जो टोकामैक न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों यहां पर रजिस्टर किया है। नाउ अगर आप इसकी तुलना करने जाएं सन की कोर के साथ, तो सन में आपको मालूम होगा दोस्तों अलग अलग हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर हमें लेयर देखने को मिलती है फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर की, उसके बाद हमें लेयर देखने को मिलती है कन्वेक्टिव जोन की, देन रेडिएटिव जोन की, एंड सन का जो सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है दैट इज द कोर, जहां पर हमें जो टेम्परेचर देखने को मिलता है दैट इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। नाउ इसकी अगर आप तुलना करते हैं तो हमने उसके कंपैरिजन में 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस को अचीव किया है। नाउ यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मीडिया के द्वारा इसको 20 टाइम्स क्यों कहा गया है, बिकॉज अगर आप सिंपल मैथ्स लगाएं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 गुना के आसपास का हमने अचीव किया है, लेकिन मीडिया इसको 20 टाइम्स यहाँ पर कह रही है। खैर इन एनी केस हमारा जो टेम्परेचर हमने अचीव किया है दैट इज 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस। नाउ इस चीज के मायने क्या है? सबसे पहली बात तो दोस्तों इंडिया ने अब अनक्वेश्चनेबली एक बहुत ही एलीट लिस्ट को ज्वाइन किया है। लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि दुनिया में कुछ मुट्ठी भर देश ही हैं जो कि इस तरह के रिएक्टर्स पे काम कर रहे थे, जिन्होंने इस तरह के रिएक्टर्स को तैयार किया है। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो चाइना ने दोस्तों अपना जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, जिसको वो EAST न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कहते हैं, वो यहाँ पे तैयार किया हुआ है। और अगर आप उसके साथ तुलना भी करने जाएं तो हमारा जो प्लाज्मा का टेम्परेचर जो इंडिया ने अचीव किया है दैट इज 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस, वहीं पर जो चाइना ने प्लाज्मा टेम्परेचर अचीव किया है दैट इज 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और यहां पर आप देखिए कि केवल पूरी दुनिया में 6 ही हमें सुपर कंडक्टिंग टोकामैक रिएक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अब इंडिया भी दोस्तों एक टोकामैक रिएक्टर के साथ इस लिस्ट में एंट्री कर चुका है। और अगर आप कंपेयर भी करने जाएं तो साउथ कोरिया का जो जाना माना टोकामैक है, जिसको K-स्टार कहा जाता है, उसकी भी जो टोटल प्लाज्मा टेम्परेचर है वो 100 मिलियन डिग्री है। यूके वाले को देख लीजिए, वहां पर 150 मिलियन डिग्री टच किया है। अगर आप यूएस वाला टोकामैक देख लेंगे तो वहां पर भी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ही टच किया है। तो अगर आप केवल टेम्परेचर के माध्यम पे कंपैरिजन करने जाएं तो यस, इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। लेकिन आपको वैसे बता दूं कि इसमें केवल टेम्परेचर उतना मायने नहीं रखता, इसमें मायने रखता है कि आपने इस टेम्परेचर को कितनी देर के लिए मेंटेन किया है। तो उस चीज को लेकर अभी इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा किसी प्रकार का भी स्पेसिफिकेशन सामने पेश नहीं किया गया है। वो भी जब आएगा उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये वाला जो हमने यहाँ पर अचीवमेंट किया है, ये ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा माइलस्टोन भारत के लिए बन चुका है। नाउ इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट करने को एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद स्टेप क्यों माना जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो फिजन की तुलना में बहुत ही कम फ्यूल आपको चाहिए होता है। दूसरी बात, इसमें जो फ्यूल आपका लगता है वो केवल ड्यूटेरियम लगता है। ड्यूटेरियम आपको मालूम है हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो कि नेचर में अबंडेंटली अवेलेबल है। लेकिन वहीं पर अगर मैं फिजन की बात करूं तो वहां पर जो फ्यूल है वो यूरेनियम प्लूटोनियम लगते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और जो कि बहुत महंगे भी होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन से एक बार एनर्जी जनरेट करने लग जाते हैं तो आप लिमिटलेस एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं
हैं। एंड ऑल्सो अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी को जनरेट करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी आपको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद ये वाले जो रिएक्टर्स होते हैं ये किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट नहीं करते। एंड ऑल्सो इसमें आपको एक्सीडेंट्स देखने की भी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं मिलती है, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन में हम देखते हैं किस तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फ्यूजन में दोस्तों अगर आपका जो रिएक्टर है वो किसी भी कारण से अगर वो काम करना बंद करता है तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन बंद हो जाती है और आपका रिएक्टर में किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये वाले जो रिएक्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं। एंड लास्टली अगर आप इसको कंपेयर करें तो फ्यूजन के केस में 1 किलोग्राम से आप जो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज 10 मिलियन टाइम्स मोर देन दी एनर्जी जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम अ किलोग्राम ऑफ कोल, ऑयल और गैस। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि यहाँ पर पोटेंशियली बन सकता है। आपकी दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट को लेके क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।